हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल घूमंत इंस्टीट्यूट में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 12th क्लास की फिजिक्स की वीडियो। ये वीडियो आपकी चैप्टर नंबर 1 यानी लेसन 1 की ये 7वीं वीडियो है। इससे पहले हमने 6 वीडियो अपलोड कर दी हैं। इस वीडियो में आज हमने टॉपिक रखा है वैद्युत ध्रुव की निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। ठीक है, ये करेंगे हम, यानी निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करेंगे। बहुत ही प्यार से समझेंगे। और एक खास बात, आपको इसके नोट्स आपको पीडीएफ में बिल्कुल फ्री मिलेंगे। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपको इसी तरीके से, जिस तरीके से नोट्स मैंने पहले दिए हैं, इसी तरीके से पीडीएफ में मिलेंगे। आपको प्रैक्टिस सेट, मॉडल पेपर, सॉल्व पेपर, ठीक है, और आपकी टेस्ट सीरीज सारा कुछ फ्री मिलेगा। ठीक है, और चैनलों की भांति यहाँ पर आपका क्या, हमारा टारगेट बैच ज्वाइन करो या हमारा ये वाला बैच ज्वाइन करो या इतने पैसे दो, ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा हमसे स्टूडेंट्स को जोड़ो। ठीक है, तो अपने सवाल की तरफ आते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन इसी तरीके से मिलेगा कि वैद्युत ध्रुव की निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए या सूत्र स्थापित कीजिए। ठीक है, आपको सबसे पहले ये क्या है वैद्युत ध्रुव। देखिएगा, ये वैद्युत ध्रुव हमने बना दिया ए, वो माइनस क्यू कूलम प्लस क्यू कूलम, क्योंकि वैद्युत ध्रुव है तो वैद्युत ध्रुव पर दो आवेश तो होते हैं, एक माइनस क्यू कूलम और एक प्लस क्यू कूलम। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इसके बीच की दूरी कितनी 12 होती है। इसका मध्य बिंदु मैंने ओ मान लिया, तो यानी एल यहाँ पर होगी, एल यहाँ पर होगी। समझ में आ गई। मतलब ये बीच की, इसकी बीच की दूरी इसकी कितनी है, 2l है। तो मैं यहाँ से बीच से काट दूंगा तो एक एल इधर, एक एल इधर। ठीक है, मतलब ये 4 मीटर का है, 2 मीटर इधर, 2 मीटर इधर, बीच से काट दूंगा। तो यदि 2 मीटर का तो 1 मीटर इधर, 1 मीटर इधर। उसी तरीके से यदि ये 2l है तो एक एल इधर, एक एल इधर। ठीक है, दूसरी बात इसमें क्या है, निरक्षीय स्थिति में हमने पहले ही बताया था, यदि ये ऐसे रखा है तो अक्षीय स्थिति किधर बनेगी, या तो इधर या इधर। ये तो निरक्षीय अक्षीय स्थिति बनेगी। ये अक्षीय है, ये अक्षीय है, यानी अक्ष के समानांतर। और इसके लंबवत हम बात करेंगे तो वो निरक्षीय स्थिति बनेगी, यानी ऊपर की बात करी जाए या नीचे करी जाए, यानी इस अक्ष से 90 डिग्री कोण बनाते हुए। समझ में आ गई बात। ठीक है, तो निरक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। थ्योरी समझ में आ गई। थ्योरी बाकी अब नोट्स में मिल जाएगी। एक बार मैं और आपको समझा दे रहा हूँ कि माना हमारे पास एक वैद्युत ध्रुव AB है, जिसके जो माइनस क्यू कूलम और प्लस क्यू कूलम आवेशों से मिलकर बना है, जिसके बीच की दूरी 2l है। ये एक ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युता k है। ये कितनी लिखनी है, थोड़ी लिखनी है। माना हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव AB है जो माइनस क्यू कूलम और प्लस क्यू कूलम आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी 2l है। इस वैद्युत द्विध्रुव से अक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इतनी थ्योरी लिखनी है बस, बाकी आपको किसमें नोट्स में मिल जाएगी। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं। देखना जरा, इसके मध्य बिंदु O से आपकी निरक्षीय स्थिति में है बिंदु P, तो हमने एक जो ये है, यहां से दूरी कितनी होगी और यहां से कितनी दूरी होगी। तो ये एक त्रिभुज टाइप का नहीं बन गया, जैसे AOP। देखिए AOP में जैसे हम नॉर्मली बात करें AOP से, तो ये जो है आपका AP बराबर क्या हो जाएगा, AP बराबर एक कर्ण बनना है तो AP का स्क्वायर, यानी कि AP का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर। लंब क्या होता है, OP, यानी कि OP का स्क्वायर प्लस आधार यानी AO का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा आपका, ये यदि मैं AP की वैल्यू निकालूंगा तो अंडर रूट में OP, यानी कि OP कहाँ है, ये रहा R का स्क्वायर प्लस और ये L का स्क्वायर। ये आएगी नहीं आएगी वैल्यू, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि ये है कर्ण, ये है लंब और ये है आधार। तो लंब का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर का अंडर रूट, तो ये निकल जाएगी। तो कुल मिला के बात ये है कि ये जो वैल्यू आपकी कितनी निकलेगी, ये निकलेगी R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। उसी तरीके से ये निकलेगी R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, क्योंकि तो ये भी दूरी इतनी बराबर होगी। इसको अलग लिख लेना कहीं पर, स्क्रीनशॉट लेके इसको मिटा दे रहा हूं मैं। ठीक है, समझ में आ गई बात। ये दूरी आ गई। अब देखो एक बात ध्यान से समझिए, यहाँ का मैं ऊपर का क्या बना रहा हूं, देखिएगा। क्योंकि हमें प्लस से हमेशा जाती है रेखा और माइनस की ओर हमेशा आती है, तो प्लस से जाएगी तो ये सीधी की सीधी इसी तरीके से जाएगी आगे की ओर। ये लाइन सीधी की सीधी आगे की ओर इस तरीके से। तो यदि मैं Q1 की बात करूं, Q1 की मैं बात करूंगा तो प्लस Q से मैं निकालूंगा। देखिए आप लिखोगे, आप पहले लिख लीजिए, प्लस Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की
तीव्रता, वो मैंने E1 मान ली। तो E1 बराबर नॉर्मली फॉर्मूला क्या होता है, ई का फॉर्मूला हमने बता रखा है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q अपॉन R स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग दिस क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी वही चीज 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q अपॉन R स्क्वायर। देखिएगा R कितनी है यहाँ से, यानी BP का स्क्वायर, कितनी BP का स्क्वायर, और BP की वैल्यू कितनी है, इतनी, तो इसका अंडर रूट का स्क्वायर करूंगा मैं, तो क्या हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। समझ में आ गई बात, क्यों, क्योंकि BP का स्क्वायर और BP की वैल्यू कितनी है, इतनी, इसका स्क्वायर करूंगा तो अंडर रूट हट जाएगा, तो मैं इतना लिख सकता हूं इसको, E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, केवल इतना बचेगा, क्यों, क्योंकि अंडर रूट स्क्वायर से अंडर रूट अलग खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो E1 की दिशा कितनी हो जाएगी, इधर हो जाएगी, क्योंकि ये सीधा जाएगा इस तरीके से। अब उसी तरीके से हम माइनस क्यू के कारण निकालेंगे, इसको E2 मानेंगे, माइनस क्यू के कारण गति क्षेत्र की तीव्रता हमने मान ली E2, तो E2 बराबर क्या हो जाएगा, E2 बराबर हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R स्क्वायर, यानी ये वाला स्क्वायर। ठीक है ना, ये तो देखिएगा ये वाला स्क्वायर वही आ जाएगा, ये भी आपका R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, एक लाइन में शॉर्ट कर दी क्योंकि अंडर रूट का स्क्वायर करेंगे, यानी ये, यानी कि R स्क्वायर यानी AP का स्क्वायर। जब AP बराबर आपका ये है अंडर रूट R स्क्वायर L स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो अंडर रूट खत्म हो जाएगा, यानी जिस तरीके से है तो ये चीज आ जाएगी, ये R है आपका। ठीक है ना, समझ में आ गई बात। ठीक है, आप देखिएगा ये E2 आ गई, तो E2 की दिशा किधर होगी, देखो ध्यान से समझने लगा, माइनस की ओर आती है, प्लस से दूर जाती है, प्लस से तो दूर गई और माइनस की ओर आई, माइनस की ओर यानी कि ये इस तरीके से इधर की ओर आएगी, और ये इस तरीके से, यानी कि ये इसकी दिशा किधर होगी, इस तरीके से आएगी इधर। ठीक है, ये क्या होगा, ये आपका E2 रहेगा, और इसको मैं यहाँ पर क्या कर दे रहा हूँ, ये E1 है। ठीक है, तो अब देखिएगा ये वाला जो चित्र है ना ऊपर वाला, मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, इसको देखो किस तरीके से, ये आपका इस तरीके से आया है, ये बिंदु P है, और P को मैं इस तरीके से आगे कर रहा हूँ। देखिएगा इसको सीधा ऊपर नीचे कर दिया, और यहाँ से दो को निकली है। ठीक है, इस तरीके से ये आपका क्या है, E1 है, और ये आपका क्या है, E2 है। ठीक है, देखिए ये वाला चित्र यहाँ पे लिख दिया मैंने, यानी कि ये E1 इधर हो गया, E2 इधर हो गया, और ये मैंने बिंदु कौन सा मान लिया, P मान लिया। ठीक है, अब देखो यहाँ का P की स्थिति समझ में आ गई, तो बाकी सब कुछ समझ में आ गया बस। ठीक है, देखो P पर कैसे, जैसे हम ऐसे लिखते हैं, जैसे ये है। ठीक है, ये आपका R है कोई रिजल्टेंट, तो यहाँ पे क्या लिखा जाता है, नीचे R cos थीटा लिखा जाता है, और ये ऊपर क्या लिखा जाता है, R sin थीटा, R sin थीटा। ये इसको यदि ये थीटा कोण बनाना है तो ये मतलब इसका ये परिणामी होता है। ठीक है, और ये R cos थीटा, नीचे वाला क्या होता है, क्षैतिज घटक R cos थीटा और ऊर्ध्व घटक R sin थीटा। उसी तरीके से मैं इसको देखिएगा, एक इस तरीके से मैंने तोड़ दिया, ये यहाँ पे कोण थीटा है और ये यहाँ पे कोण थीटा है, क्योंकि ये जो कोण है कुछ ना कुछ तो कोण बनना होगा यहाँ पे, ये कोण और ये जितना कोण है उतना ये कोण होगा, यानी बराबर होंगे। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से देखिएगा, ये R cos थीटा है, तो देखिएगा E1 है ये, तो यहाँ पे जैसे हमने ये लिखा है तो यहाँ पे मैं E1 मान ले रहा हूँ, तो देखो अकॉर्डिंग दिस क्या हो जाएगा, ये E1 cos थीटा हो जाएगा और ये E1 sin थीटा हो जाएगा। तो देखिएगा ये उधर जाएगा, तो ये क्या है आपका, सॉरी देखो कोण यहाँ पे नहीं, कोण बनेगा आपका इधर, ये वाला कोण है यहाँ पे। ठीक है, कोण कहाँ है, यहाँ पे, क्योंकि ये अंदर वाला है ना कोण, तो देखिएगा यहाँ पे ये इस तरीके से मैं इसको तोड़ूंगा, तो ये देखिएगा ये इस तरीके से आएगा, तो कोण आपका यहाँ पर बनेगा। ठीक है, ये वाला कोण कहाँ पे आएगा, देखिएगा, क्योंकि आप जानते हो कोई भी रेखा होती है इस तरीके से, तो ये वाला जो कोण होता है, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होता है। ठीक है, और ये वाला जो कोण है ये इसके बराबर होगा। ठीक है, इसी तरीके से ये वाला कोण किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, क्यों, क्योंकि ये देखिएगा इस तरीके से मैं यहाँ पे इसको बना दूं, तो ये एक दो समांतर रेखा बन गई इस टाइप से, तो इसको ऐसे काटेंगे तो ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा। तो सेम, तो ये वाला कोण है और ये वाला कोण नहीं, ये यहाँ पर आएगा ये वाला कोण। अकॉर्डिंगली जिस पर थीटा टच होता है उसमें cos थीटा आता है, जो ऊपर होता है उसमें sin थीटा आता है। इसी तरीके से यहाँ पर ये क्या आएगा, E1 cos थीटा आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, E1 sin थीटा आएगा। ठीक है, ऊपर की ओर। इसी तरीके से इसके लिए यहाँ पे E2 cos थीटा आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, E2 ये वाला
E2 साइन थीटा। समझ में आ गई बात? ठीक है, ये समझ में आ गई कोण, ये थीटा ही क्यों, क्योंकि ये कोण थीटा है तो ये भी थीटा, तो ये वाला है तो ये यहाँ पे भी ये आएगा। ठीक है, अब देखिएगा, आप कहोगे कि सर जी ये कैसे, ये ऐसे आएगा, ये इधर बनेगा और इसके जितना ये कोण होता है, ये जितना है उतना ही इसके पीछे वाला होगा, जितना ये है उतना ही ये होगा, यानी कि जस्ट इसके आगे बनेगा वो कोण, वही इसके पीछे वाला होगा। क्यों? क्योंकि ये वाला कोण यहाँ पर बनेगा, इस तरीके से निकल के जाएगा, ये कोण थीटा बनेगा, थीटा यहाँ पर आ जाएगा। समझ में आ गई बात? इस तरीके से ये कोण बनना है। ठीक है, अब बस ये चीज समझ में आ गई, तो अब आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है जो साइन थीटा ये दोनों मान आपस में एक दूसरे के बराबर होंगे, निरस्त कर देंगे क्योंकि ये एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है और ये एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। हमने बताया था जैसे कि 10 किलोमीटर प्रति सेकंड से यहाँ पर कोई चल रहा है, उस पर मैं 5 से धक्का और मारने लगूँ तो तेज चलेगा, तेज चलेगा तो मतलब कितना हो जाएगा, ये 15 से चल रहा होगा। ठीक है, उसी तरीके से हम इसको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो बिंदु P पर परिणामी तीव्रता कितनी हो जाएगी, बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, परिणामी तीव्रता, ठीक है, परिणामी तीव्रता कितनी हो जाएगी, E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। समझ में आ गई, E1 cos थीटा E2 cos थीटा, ये ध्यान रखनी है। यहाँ पर वहां पर क्या था, E1 माइनस E2 लिया था, यहाँ पे E1 प्लस E2 cos थीटा इस तरीके से आया है। ठीक है, अब देखिएगा E1 की वैल्यू देखो, cos थीटा दोनों में से कॉमन ले लीजिए आप, तो क्या हो जाएगा E1 प्लस E2 और बाहर ले लिया हमने cos थीटा। समझ में आ गई? अब देखिए cos थीटा का वैल्यू निकाल के यहाँ पर रख दीजिए, E1 की वैल्यू रख दीजिए, क्योंकि E1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे देखिएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर आपका इसकी वैल्यू रखोगे। ठीक है, चलो मैं इसको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, E1 की वैल्यू यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ये। ठीक है, क्योंकि दोनों की वैल्यू समान है, 1/4 पाई के Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये मैंने E मान लिया। ठीक है, और इसके आगे क्या है, cos थीटा है। ठीक है, अब cos थीटा की वैल्यू देखो कैसे निकलेगी, वही त्रिभुज से लेंगे हम, त्रिभुज कौन सा, AOP से हम लेंगे तो क्या हो जाएगा, cos थीटा बराबर LAL बटे KA का लाल बटे का आप जानते हो। ठीक है, ये sin थीटा बराबर लंबवत कर्ण और cos थीटा, ये cos होता है तो cos बराबर आधार बट्टे कर्ण और tan बराबर लंब बट्टे आधार, तो ये क्या है, आधार बट्टे कर्ण। तो आधार कितना है, आधार है आपका cos थीटा हम निकालेंगे, आधार कितना है, आधार आपका इसमें से L। ठीक है, क्योंकि ये वाली जो वैल्यू है आधार है AO, और कर्ण कितना है, कर्ण है अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये कर्ण है। समझ में आ गई बात? देखिएगा तो E बराबर ये क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, ये दोनों देखिएगा, ये और ये दोनों क्या है, आपस में सेम सेम है, x प्लस x करते हैं तो कितना आता है, 2x आता है। तो अकॉर्डिंगली ये और ये दोनों देखिएगा, ये दोनों देखो, ये वाला और ये वाला दोनों सेम सेम आई हैं, तो ये और ये दोनों सेम आए हैं E1 E2, तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, यानी कि 2 गुणा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के और Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक है, और cos की वैल्यू आप रख दीजिए, cos की वैल्यू कितनी हो जाएगी, L बट्टे आपका अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। समझ में आ गई बात, क्लियर है, ये समझ में आ गया। अब देखो यहाँ से फिर आगे कर दे रहा हूँ, इसको स्क्रीनशॉट ले लेना इसका cos का। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ से आगे की हम बात करें तो आप जानते हो Q इंटू 2L, 2 को इसके साथ में ले लूँ मैं तो क्या हो जाएगा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के और Q और ये 2 को उसके साथ में ले लिया, Q इंटू 2L। ठीक है, अपॉन, और ये नीचे देखिएगा, नीचे कितना, ध्यान से समझिएगा, R स्क्वायर L स्क्वायर और ये कितना है, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का 1/2। ठीक है, क्यों, अंडर रूट का मतलब 1/2 घात होता है, ये समझ में आ गया, यानी कि x की पावर अंडर रूट है तो मतलब x की पावर 1/2 होता है। ठीक है, अब ये देखिएगा यहाँ पे आपका ये कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के और ये कितना हो जाएगा, ये P हो जाएगा, क्योंकि Q इंटू 2L वैद्युत ध्रुव का आघूर्ण होता है, आप जानते हो P बराबर कितना होता है, Q इंटू 2L होता है, तो ये आ गया। और ये देखिएगा इस पर घात 1 है और इस पर 1/2 है, 1 और आधा
1.5 होता है, 1.5 को 3/2 लिखते हैं, यानी कि x इंटू एक्स की पावर 2 तो कितना हो जाएगा, x की पावर 3/2 हो जाएगा, क्योंकि गुणा में घात जुड़ जाती हैं। 1 प्लस 1/2 यानी कि 3/2। जिस बायोलॉजी वाले स्टूडेंट है 2 एलसीएम ले लो, 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3/2। समझ में आ गई बात? तो ये क्लियर हो गई ना? तो ये कितना हो जाएगा, r² प्लस l² की पावर 3/2। ठीक है, फिर हमने यहाँ पर क्या माना था, याद हो तो आपने ये चीज कही थी कि r इज ग्रेटर देन l, चूंकि इसलिए l इज इक्वलेंट टू 0, यानी कि आपका क्या बताया था हमने कि r का मान जो है ये वाला, ये बहुत ज्यादा होता है l की अपेक्षा। और l क्या है, अपने आप में वैसी सूक्ष्म दूरी होती है, क्योंकि ये वैद्युत ध्रुव बनाती है, वैद्युत ध्रुव के दो आवेशों के बीच की दूरी सूक्ष्म दूरी होती है, फिर सूक्ष्म दूरी तो 2l है, ये उसका भी आधा है, यानी 1l, तो आधा और आधे का फिर हमने यहाँ पर क्या लग रहा है, स्क्वायर लग रहा है, तो और कम हो गया, यानी किसी भी छोटी चीज का हम स्क्वायर करते हैं तो और छोटा हो जाता है, यानी 1 से छोटी संख्या का स्क्वायर करते हैं तो और छोटा हो जाता है। ठीक है, जैसे कि आपका 0.5 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 0.25 आएगा, मतलब ये 0.50 है, और 0.50 का स्क्वायर करेंगे तो 0.25, यानी और कम हो गया। उसी तरीके से ये और कम हो जाएगी, मतलब क्या है कि इसकी वैल्यू लगभग 0 के समान होगी, तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए हम इसको छोड़ देंगे, तो मतलब 1/4πε0 के p/r² की पावर 3/2। समझ में आ गई बात? 2 से 2 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, e बराबर 1/4πε0 के p/r³, इतना आ जाएगा। फिर क्या लिखते हो आप, निर्वात हो वायु के लिए, निर्वात या वायु के लिए k बराबर 1 लोगे तो क्या हो जाएगा, e बराबर 1/4πε0 p/r³। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले हो गए आपके, कौन से, एक तो अक्षीय स्थिति के लिए और एक निरक्षीय स्थिति के लिए, दोनों को ध्यान रख लेना। ठीक है, बहुत जरूरी है दोनों फॉर्मूले। वो कितना आया था, 2p/r² आया था, यहाँ पे क्या है, p/r³ आ रहा है। ठीक है, ये ध्यान रख लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, और आपको ये और नोट्स में मिल जाएगा, पीडीएफ में दे रखी है लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर डाउनलोड कर लेना, और अपने दोस्तों को बताना कि यहाँ पर आपका और चैनलों की भांति पैसे नहीं लिए जा रहे हैं, कोई आपके साथ में मतलब बिजनेस नहीं चला रहा है। ठीक है ना, यहाँ पर कोई शिक्षा को वो नहीं बना रखा, धंधा नहीं बनाएंगे। ठीक है, एजुकेशन को कोई धंधा नहीं बनेगा, यहाँ पे केवल आपको क्या है, फ्री में नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे। ठीक है, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है हमेशा। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इससे बेस्ट कहीं पर नहीं मिलेंगे ऐसे नोट्स। ठीक है, ये आप भी जानते हो। ठीक है, धन्यवाद।